हाँ, गोइंकास में आरडी सेल स्टार्ट हो चुका है। 1 जुलाई से 15 अगस्त तक गोइंकास के हर स्टोर में आपको मिलेगा 5 to 30% फुल फैशन डिस्काउंट। और आप नॉर्थ या मिडिल अंडमान से हो तो भी नो टेंशन। डिगलीपुर और रंगत के ब्रांचेस में भी यही धमाकेदार सेल है। हर लुक, हर वाइब, एथनिक हो या कैजुअल, सब कुछ मिलेगा, लेकिन सेल में। तो अंडमान के सभी फैशन लवर्स, टाइम है वार्डरोब अपग्रेड करने का। अबड़िन बाजार, बातू बस्ती, बम्बू फ्लैट, रंगत, डिगलीपुर, गोइंकास हर जगह है। विजिट योर नियरेस्ट गोइंकास बिफोर August 15, वरना सेल मिस हो जाएगा। गोइंकास आरडी सेल, स्टाइल की असली डील। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। अंडमान निकोबार कमान ने यात्री की बचाई जान। कार्बाइन्स कोव में मॉनसून बीच वॉलीबॉल का आयोजन और पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता उच्च न्यायालय के सर्किट कोर्ट का आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। अंडमान निकोबार कमांड की परिचालन कमान के अंतर्गत भारतीय तटरक्षक बल स्टेशन हडबे के कर्मियों ने एक गंभीर चिकित्सा आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए 21 जुलाई को लिटिल अंडमान के हडबे जेट्टी पर बेहोश हुए एक यात्री की जान बचाई। भारतीय तटरक्षक जहाज़ के उप कमांडेंट बिमल कुमार मानसिंह ने शाम के अभ्यास के दौरान एक 41 वर्षीय व्यक्ति को बेहोश पड़ा देखा, जिसके मुंह से खून बह रहा था। वह व्यक्ति अपनी वृद्ध मां के साथ अभी अभी MV सेंटिनल से उतरा था और उसे दौरा पड़ा, जिससे उसके सिर में चोट आई और मुंह में घाव हो गया। टीम ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और तटरक्षक बल स्टेशन हडबे से आवश्यक संसाधन तुरंत जुटाए। रोगी को मौके पर ही स्थिर कर दिया गया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि चिकित्सा सहायता आने तक वह सक्रिय रहे। सर्जन लेफ्टिनेंट कमांडर संतोष कुमार थानुगुला, स्टेशन मेडिकल ऑफिसर ने प्राथमिक उपचार प्रदान किया और डिप्टी कमांडेंट मानसिंह के साथ मिलकर मरीज को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हडबे में सुरक्षित स्थानांतरित करने में सहायता की। पर्यटन विभाग, शिक्षा निदेशालय के तकनीकी सहयोग से आगामी 26 और 27 जुलाई को सवेरे 10 बजे से लोकप्रिय कार्बाइन्स कोव सागर तट पर बहुप्रतीक्षित मॉनसून बीच वॉलीबॉल का आयोजन कर रहा है। कार्बाइन्स को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक रत्न, जहां नीला समंदर और ताड़ के पेड़ मिलकर बनाते हैं एक खूबसूरत नजारा। शहर के सबसे नजदीकी इस बीच पर हर वक्त रहता है पर्यटकों और स्थानीय लोगों का मेला, लेकिन इस बार यहाँ होने जा रहा है कुछ खास। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का पर्यटन विभाग, शिक्षा निदेशालय के तकनीकी सहयोग से बहुप्रतीक्षित मॉनसून बीच वॉलीबॉल 2025 वॉली द वाइब का आयोजन करने के लिए तैयार है। यह शानदार आयोजन 26 और 27 जुलाई 2025 को खूबसूरत कार्बाइन्स को बीच पर होगा, जो सुबह 10 बजे से शुरू होकर 2 दिनों तक चलेगा। यह आयोजन जनता के लिए खुला है और इसमें रोमांचक बीच खेलों के साथ साथ तटीय उत्सव का जीवंत माहौल होगा। नॉकआउट शैली का यह बीच वॉलीबॉल टूर्नामेंट पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग श्रेणियों में आयोजित होगा, जिसमें द्वीपों के हर कोने से भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रत्येक श्रेणी के विजेताओं को
7,000 रुपए का नकद पुरस्कार और एक ट्रॉफी दी जाएगी, जबकि उप विजेता टीमों को 5,000 रुपए और एक ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। खुली पंजीकरण प्रक्रिया और समावेशी भागीदारी के साथ यह आयोजन खेल भावना, सामुदायिक मेलजोल और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। मॉनसून बीच वॉलीबॉल 2025 केवल एक खेल टूर्नामेंट नहीं है, बल्कि यह मॉनसून के मौसम और द्वीप जीवन शैली का एक जीवंत उत्सव है। यह आयोजन अंडमान निकोबार द्वीप समूह को समुद्र तट पर्यटन के एक प्रमुख गंतव्य के रूप में उजागर करता है, जहां पर्यावरण पर्यटन, साहसिक खेल और सामुदायिक भागीदारी का संगम होता है। उत्साहपूर्ण माहौल, दर्शकों की हौसला अफजाई और समुद्र तट के किनारे का भाईचारा न केवल स्थानीय निवासियों को बल्कि बड़ी संख्या में आने वाले पर्यटकों को भी आकर्षित करने की उम्मीद है। आयोजन का एक प्रमुख आकर्षण अंडमान सी एडवेंचर एसोसिएशन द्वारा जेट स्की फॉर्मेशन प्रदर्शन होगा। कार्बाइन स्को की प्राकृतिक सुंदरता की पृष्ठभूमि में ये शानदार जल प्रदर्शन दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देंगे और समग्र अनुभव को और भी यादगार बनाएंगे। वॉलीबॉल टूर्नामेंट के लिए पंजीकरण वर्तमान में खुले हैं। इच्छुक प्रतिभागी आयोजन समन्वयकों से संपर्क कर सकते हैं। श्री चंदर राव, HK सहायक प्रबंधक, 9434282324, 9434282324 और श्री शिव प्रसाद रिसेप्शनिस्ट 9679518214, 9679518214। आयोजन से संबंधित किसी भी अन्य जानकारी या सवाल के लिए लोग श्रीमती राबिया मुस्तफा से भी संपर्क कर सकते हैं। जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, उत्साह बढ़ता जा रहा है। मॉनसून बीच वॉलीबॉल 2025 वॉली द वाइब खेल, संस्कृति और समुदाय के इस उत्साहपूर्ण उत्सव के लिए एक नया मानदंड स्थापित करने की उम्मीद है। प्रशासन के कार्यालयों के कर्मचारियों को NPS एवं UPS के बारे में जागरूक करने के लिए मुख्य वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा श्री विजयपुरम में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट। अंडमान निकोबार प्रशासन के मुख्य वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा प्रोटीन ई-गव टेक्नोलॉजिस्ट लिमिटेड मुंबई के सहयोग से आज नोडल कार्यालयों के लिए प्रशिक्षण और कल NPS एवं UPS पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय में आयोजित हो रहा है। उद्घाटन अवसर पर अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर 2 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वेतन एवं लेखा कार्यालय की ओर से अतिथियों और प्रतिभागियों का स्वागत किया गया। On the occasion of this NPS Nodal Officers Training Program being organized by the Chief Pay and Accounts Office with the support of Protein E-Governance Technology. बाद में विभिन्न वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। Please clear all types of doubt you are having regarding NPS and UPS so that this training becomes a fruitful thing for you, because you know you are the first contact of all the subscribers and you are not having the answer, then it's a problem for the subscribers to understand. Information to each and every individual who is actually avail this benefit as a superannuation. So a lot of people having one doubt. We after 2004 we are not covered any pension kind of thing. So this is the basic one very thin line area. Everybody has to understand. No, it's not like that. April 2004 onwards, central government has introduced this national pension scheme for their betterment and for their secured futures post retirement era. समग्र शिक्षा के अंतर्गत
विम्बरलीगंज के ब्लॉक परियोजना अधिकारी द्वारा 31 जुलाई को सुबह 9:30 बजे से GSSS विम्बरलीगंज सभागार में समावेशी शिक्षा के अंतर्गत एक पहचान एवं मूल्यांकन शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर का उद्देश्य पहले से ही चिन्हित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सहायता उपकरण प्रदान करना और विम्बरलीगंज ब्लॉक के स्कूलों में संदिग्ध दिव्यांग बच्चों की पहचान करना है। लाभार्थियों के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र, UDID कार्ड, लाभार्थी का आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, 2 पासपोर्ट आकार के फ़ोटो और BPL राशन कार्ड आवश्यक दस्तावेज हैं। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। जी हाँ, गोइंकास में RD सेल स्टार्ट हो चुका है। 1 जुलाई से 15 अगस्त तक गोइंकास के हर स्टोर में आपको मिलेगा 5 to 30% फुल फैशन डिस्काउंट। और आप नॉर्थ या मिडिल अंडमान से हो तो भी नो टेंशन। डिग्लीपुर और रंगत के ब्रांचेस में भी यही धमाकेदार सेल है। हर लुक, हर वाइब, एथनिक हो या कैजुअल, सब कुछ मिलेगा, लेकिन सेल में। तो अंडमान के सभी फैशन लवर्स, टाइम है वार्डरोब अपग्रेड करने का। अबड़िन बाजार, बातू बस्ती, बम्बू फ्लैट, रंगत, डिग्लीपुर, गोइंकास हर जगह है। विजिट योर नियरेस्ट गोइंकास बिफोर अगस्त 15, वरना सेल मिस हो जाएगा। गोइंकास RD सेल, स्टाइल की असली डील। द्वीप दर्पण में आपका पुनः स्वागत है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों माननीय न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष और माननीय न्यायमूर्ति मोहम्मद शब्बर रशीदी 28 जुलाई से 11 अगस्त तक पोर्ट ब्लेयर में सर्किट कोर्ट में उपस्थित रहेंगे। नसबंदी सेवाएं मुख्य रूप से सार्वजनिक और मान्यता प्राप्त निजी गैर सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से प्रदान की जाती है। ग्राहकों का विश्वास बढ़ाने के लिए उन्हें प्रतिकूल घटनाओं से सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक है। नसबंदी के बाद होने वाली प्रतिकूल घटनाओं की संख्या और ऐसे मामलों में सुविधाओं, डॉक्टरों द्वारा सामना किए जाने वाले मुकदमों को लेकर लगातार चिंता बनी हुई है। इसे कम करने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय परिवार नियोजन बीमा योजना शुरू की, जिसे बाद में परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना के रूप में संशोधित किया गया, जो अब निजी क्षेत्र की बीमा कंपनी के बजाय राज्य NHM कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना के माध्यम से संचालित होती है। परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना का उद्देश्य नसबंदी ऑपरेशन के बाद मृत्यु, असफलता, जटिलता की अप्रत्याशित स्थिति में नसबंदी ऑपरेशन करने वाले सभी लाभार्थियों, डॉक्टरों और स्वास्थ्य सुविधाओं, सार्वजनिक और मान्यता प्राप्त निजी और गैर सरकारी संगठन को क्षतिपूर्ति प्रदान करना है। परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना के तहत मुआवजे को 2 गुना करने और भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकार द्वारा इसके बोझ को समान रूप से साझा करने के संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन पर अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने इसके बाद निपटाए जाने वाले दावों के संबंध में अधिसूचना के 15 अक्टूबर 2020 के जारी होने से धारा 1 के तहत परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना के तहत निर्धारित पूर्व मुआवजे को 2 गुना कर दिया है। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। दीदी, सेंटर आने जाने में ही 2 दिन की दिहाड़ी चली जाती है। दवा तो मुफ्त है, पर इस बीमारी से परेशान हूँ। अरे परेशान मत हो। HIV के साथ जी रहे लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार अलग अलग तरह की योजनाएं चलाती है।
कई तरह से सहायता प्रदान करती है। यहाँ तक कि तुम्हें बस किराया भत्ता और रेल किराया भत्ता भी मिल सकता है, जिससे तुम आसानी से सेंटर आ सकती हो। सच दीदी, और भी कोई योजना है क्या हमारे लिए? हाँ बिल्कुल। HIV के कारण जो भेदभाव होता है उसको दूर करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, जीवन यापन, पोषण और ट्रैवल जैसे अलग अलग जरूरतों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई गई हैं। और दीदी, इन योजनाओं के लिए कहीं नाम लिखाना होता है क्या? हाँ, इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए HIV के साथ जी रहे लोगों को अपने निकटतम ART सेंटर को संपर्क करना होता है। और तुम तो यहाँ आ ही गई हो, तो चलो तुम्हारे नाम लिखने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। धन्यवाद दीदी। जी हाँ, अब आप भी अपने निकटतम ART सेंटर से संपर्क करके इन सभी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। अब देर किस बात की? इन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी के लिए व अपने निकटतम ART सेंटर के बारे में जानने के लिए नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। द्वीप दर्पण में आपका पुनः स्वागत है। मत्स्य विभाग के अंतर्गत नया गांव स्थित मीठे पानी के मछली के चारे के फार्म ने इंडियन मेजर कार्प के मीठे पानी के मछली के चारे तैयार किए हैं और ये चारे दक्षिण अंडमान जिले के अंतर्गत विम्बरलीगंज, मनारघाट और शोलबे ग्राम पंचायतों के इच्छुक मत्स्य पालकों के बीच वितरण के लिए तैयार हैं। इच्छुक मत्स्य पालकों से अनुरोध किया गया है कि वे वितरण स्थल से मीठे पानी के मछली चारे एकत्र करें। फ्राई आकार के मछली के चारे के प्रत्येक ऑक्सीजन युक्त पैकेट की कीमत 135 रुपये है। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। दस लाख आंखों को इंतजार है। लाखों लोग स्याह अंधेरों में गिरफ्तार हैं। डॉक्टर कहते हैं कि अगर कोई नेत्रदान करेगा तो उसकी आंखें मुझे लगा दी जाएंगी और मैं देख सकूंगी। आप और आपका परिवार मृत्युपरांत नेत्रदान का संकल्प कर इन आंखों को रोशनी दे सकते हैं। नेत्रदान महादान, आइए आप भी इसे परिवार की परंपरा बनाएं। अधिक जानकारी के लिए निकट के नेत्र बैंक से संपर्क करें। आज 23 जुलाई है और यह दिन भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस खास अवसर पर हम आपको बताएंगे कि प्रसारण ने हमारे जीवन को कैसे प्रभावित किया है। साथ ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रसारण की शुरुआत और इसके विकास की कहानी भी साझा करेंगे। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 23 जुलाई 1927 को हुई थी, जब भारतीय ब्रॉडकास्टिंग कंपनी लिमिटेड ने तत्कालीन बॉम्बे से पहला रेडियो प्रसारण किया। ये भारत के जनसंचार इतिहास में मील का पत्थर था। बाद में 1930 में भारत सरकार ने इस कंपनी को अधिग्रहित कर लिया और इसका नाम रखा गया इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। 8 जून 1936 को इसका पुनर्गठन हुआ और इसे नाम मिला ऑल इंडिया रेडियो। हिंदी में इसे आकाशवाणी नाम दिया गया। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस का उद्देश्य न केवल भारत में रेडियो की ऐतिहासिक यात्रा को याद करना है, बल्कि इस माध्यम की भूमिका को आज के संदर्भ में भी समझना है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि कैसे रेडियो ने स्वतंत्रता आंदोलन के समय आपातकालीन स्थितियों में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसी महत्वपूर्ण जानकारी आम जनता तक पहुंचाई। रेडियो वो माध्यम है जिसने दूर दराज के गांवों, सीमावर्ती क्षेत्रों और शहरी मलिन बस्तियों तक बिना किसी लागत के सूचना और मनोरंजन पहुंचाया। ये आज भी उन क्षेत्रों में प्रासंगिक है जहां इंटरनेट या टेलीविजन की पहुंच नहीं है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रसारण की शुरुआत 2 जून 1963 को हुई, जब
श्री विजयपुरम में आकाशवाणी का रेडियो स्टेशन 1 किलोवाट के मीडियम वेव ट्रांसमीटर के साथ शुरू हुआ। बाद में 20 किलोवाट का ट्रांसमीटर स्थापित किया गया और 2003 में 100 किलोवाट के आधुनिक ट्रांसमीटर के साथ पूरे द्वीप समूह को कवरेज मिला। आज आकाशवाणी श्री विजयपुरम 100.9 FM पर विविध भारती और अन्य कार्यक्रमों के साथ करीब 17 घंटे का प्रसारण करती है, जिसमें हिंदी, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, मलयालम, अंग्रेजी और निकोबारी भाषा शामिल है। तकनीकी विकास के इस युग में रेडियो ने स्वयं को नए स्वरूप में ढाल लिया है। आज रेडियो केवल ट्रांजिस्टर तक सीमित नहीं है, बल्कि ये इंटरनेट रेडियो, पॉडकास्टिंग और मोबाइल ऐप्स के माध्यम से वैश्विक श्रोताओं से जुड़ चुका है। FM चैनल्स और सामुदायिक रेडियो स्टेशनों ने लोकल स्तर पर युवाओं, छात्रों और महिलाओं को सशक्त बनाने का कार्य किया है। डिजिटलीकरण ने रेडियो को और अधिक सशक्त और सुलभ बना दिया है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस केवल एक ऐतिहासिक तिथि नहीं है, बल्कि ये उस सांस्कृतिक और सामाजिक क्रांति का प्रतीक है जिसे रेडियो ने जन्म दिया। ये हमें याद दिलाता है कि सूचनाओं का लोकतंत्रीकरण केवल आधुनिक तकनीक से नहीं, बल्कि सस्ती, सुलभ और विश्वसनीय माध्यमों से भी संभव है। रेडियो आज भी अपनी आवाज में वो शक्ति रखता है जो दिलों तक पहुंचती है। उद्घोषकों की प्रसारण में अति महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कई वरिष्ठ उद्घोषक अपनी भूमिका पूर्ण करने के पश्चात सेवानिवृत्त हो गए। अब नियमित तौर पर केवल एक वरिष्ठ उद्घोषक ही अपनी भूमिका निभा रहा है, जो अगले माह सेवानिवृत्त हो जाएगा, और ये हैं श्री जाकिर हुसैन। मुझे ये बताते हुए बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ मैं कि 30 साल का जो एक वर्ष था मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहाँ पर कई कार्यक्रम प्रसारित होते रहे, चाहे वो लाइव हो, चाहे स्टूडियो में बैठ कर के हम दूसरे प्रोग्राम प्रेजेंट करते थे। उस लाइव प्रोग्राम में, जैसे कि फ़ोन इन प्रोग्राम में हेलो फरमाइश या हेलो डियर फ्रेंड्स आज भी होते हैं, तो इन कार्यक्रमों में लोगों का जो प्यार मिला उसे हम कभी भुला नहीं सकते। और आज के दिन जबकि हम राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मना रहे हैं, तो ऐसे वक्त में हमें बहुत ही गर्व महसूस होता है कि हम रेडियो के माध्यम से अपने इस समाज को आगे लेकर जा पाए। मैं तो चाहता हूं कि रेडियो हर एक घर में मौजूद रहे। आजकल की दुनिया में लोग कहते हैं रेडियो की महत्ता इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी मीडिया यहाँ पर आ चुकी है, लोगों के समक्ष आ चुकी है। लेकिन मैं तो कहूँगा कि रेडियो का अपना एक अलग ही प्रासंगिकता है। जी हाँ, जब आपदाएं आती हैं तो रेडियो ज़रूर साथ होना चाहिए। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लोग भी अक्सर बताते हैं कि रेडियो और बैटरी अपने पास ज़रूर रखें, जैसे बाकी खान पान की वस्तुएं या अन्य चीज़ें रखते हैं इमरजेंसी के लिए, तो रेडियो भी बहुत महत्वपूर्ण है ऐसे वक्त के लिए जब रेडियो जब मुसीबत आई हो या प्राकृतिक आपदाएं आई हो। ऐसे में आपको जानकारी का होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपके पास रेडियो होना बहुत ज़रूरी है। कार्यक्रमों के प्रसारण के संबंध में आकाशवाणी व दूरदर्शन की सहायक निदेशक कार्यक्रम श्रीमती मीना प्रकाश ने अपने उद्गार कुछ यूं प्रकट किए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2 जून 1963 को आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर की स्थापना की गई थी। शिक्षा, सूचना और मनोरंजन, इन सभी चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने के लिए आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर की स्थापना की गई थी। उसके बाद निरंतर कार्यक्रमों के प्रसारण में इजाफा हुआ, समय में इजाफा हुआ और लोगों तक अच्छे अच्छे कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू हुआ। आज आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से हिंदी, तमिल, तेलुगु, बांग्ला, मलयालम, निकोबारी और अंग्रेज़ी कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। महिलाओं के लिए कार्यक्रम होते हैं, बच्चों के लिए कार्यक्रम होते हैं, युवाओं के लिए और हमारे किसान भाइयों के लिए भी कार्यक्रम प्रसारित होता है। हमारे जो श्रोता हैं वो हमारी शक्ति है। हम अपने श्रोताओं के लिए कार्यक्रम तैयार करते हैं, उसी के हिसाब से हमारे कार्यक्रमों के प्रसारण में बदलाव हम करते हैं, उनके सुझावों का हम सम्मान करते हैं। जब भी यहाँ पर द्वीप समूह में आपदा हुई, सुनामी हुई या फिर कोविड से संबंधित जितने भी दिक्कतें आई, उन सभी
उस समय में आकाशवाणी डटी रही और लोगों की सेवा करती रही। और हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारा जो ध्येय है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इसको हम चरितार्थ करते हैं और लोगों तक पहुंचने के लिए बहुत ही प्रयास करते हैं। हम अपने श्रोताओं का सम्मान करते हैं और हम आगे भी भविष्य में यही उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोताओं के लिए ही हम कार्यक्रम तैयार करेंगे और उसी के अनुरूप हम प्रसारण करेंगे, चाहे वो मनोरंजन से भरपूर हो, अंतर्द्वीपीय जलयान से संबंधित हो या फिर किसी भी तरह की सूचना हो, उसे हम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और हम श्रोताओं से चलते चलते यही कहना चाहेंगे कि आप हमसे जुड़े रहें। और आज नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे है, इस अवसर पर विशेष तौर पर हम यही कहेंगे कि हमारी जो श्रोता है वो हमसे हमेशा जुड़े रहें, हमें सुझाव दें, हमें सलाह दें और हम उसी पर कार्यक्रम प्रस्तुत करें। आकाशवाणी व दूरदर्शन श्री विजयपुरम के उप महानिदेशक अभियांत्रिकी श्री सी सुब्बा राव ने अभियांत्रिकी के क्षेत्र में की गई उपलब्धि के बारे में बताया। जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जो साइक्लोन्स है वो इधर बहुत ज़्यादा आता था और हम जो रेडियो के माध्यम से हम सभी लोगों को जो मैसेज पहुंचाते हैं और हम जो भी बहुत जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में सुनामी के टाइम में भी सभी को जो मैसेजेस है पहुंचा है, हम और भी जो भी रिक्वायरमेंट है जो लोगों का जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम हमारा जो टेक्नोलॉजी भी हम चेंज कर रहे और जो अनइंटरप्टेड जो हमारा ट्रांसमिशन है हम करने के लिए हम कोशिश कर रहे। हम इस अवसर पर राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर हम ये बता देंगे कि जो भी इधर जो प्रसारकों और तकनीशियों सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं और जो लोगों को प्रसारण देने के लिए वो अच्छी तरफ से बहुत काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। हमें प्रेरणा देता है कि सूचना का हर माध्यम राष्ट्र सेवा का माध्यम बने। और अब मौसम। कल और 25 जुलाई को अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में एक या दो स्थानों पर तेज हवाओं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे और बिजली गिरने के साथ तूफान आने की संभावना है। अंडमान सागर में सतही हवाओं की गति 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने के साथ तूफान आने की संभावना है। समुद्र की स्थिति खराब रहने की संभावना है। मछुआरों को 25 जुलाई तक अंडमान सागर के किनारे और उसके आसपास और 26 जुलाई तक उत्तर अंडमान सागर में समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। अंडमान निकोबार कमान ने यात्री की बचाई जान। कार्बाइन्स कोव में मॉनसून बीच वॉलीबॉल का आयोजन और पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता उच्च न्यायालय के सर्किट कोर्ट का आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।